जय माता दी दोस्तों। मैं रोमल शाह आपका स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रोमल शाह। ये चैनल बिल्कुल भी दूसरे YouTube चैनल्स की तरह नहीं होने वाला है। इस चैनल पर आपको सिर्फ सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ ही मिलेंगी। दूसरे हॉरर स्टोरी चैनल्स की तरह नहीं, जहाँ बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियों की भरमार है। हालांकि किसी चीज़ को हम मनगढ़ंत तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो किसी के साथ घटी है, भले ही उस कहानी पर हमें यकीन आए या ना आए, लेकिन किसी ना किसी के साथ तो वो घटना घटी ही होती है। एक कहानी आज आपको सुनाऊंगी जो मेरे खुद के मामा और मौसी के साथ घटी थी। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी देना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। दोस्तों, आपको पैरानॉर्मल घटनाओं में विश्वास है या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। ये रहस्यों की दुनिया से हमारा परिचय कराती है। तो जानकारी ये है कि मैंने अनगिनत लोगों से बात की है और करती रहती हूँ। उनके एक्सपीरियंसेस सुनती रहती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। उसे सही से एनालाइज करने के बाद ही मैं उसे सच या मनगढ़ंत कहानी की कैटेगरी में डालती हूँ। कई बार हमें मनगढ़ंत कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, पर जितने लोगों से मैंने बात की है तो यही जाना है कि वो लोग झूठ तो नहीं बोलते, क्योंकि ये पता ही चल जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। और यकीन मानिए दोस्तों, सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं या कहानियाँ कभी कभी हमारी आपकी कल्पना से बहुत परे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रोमल शाह यूट्यूब चैनल की पहली सच्ची पैरानॉर्मल घटना या कहानी, कुछ भी कह लीजिए। तो बात कुछ 25 साल पुरानी है। मेरे मामा की उम्र करीब 17 साल थी। वो 12वीं क्लास में पढ़ते थे। मेरे मामा उड़ीसा के बहुत रिमोट एरिया में एक गांव में रहते थे। वो गांव काफ़ी रिमोट एरिया में आता है, यानी कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर, बिल्कुल अंदर रिमोट एरिया में। वो गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उस समय गांव में बिजली तो थी, पर बहुत कम समय के लिए ही रहती थी। मेरे नाना नानी का परिवार एक बहुत बड़ा साझा परिवार था। गांव में दोनों तरफ मिट्टी के घर होते हैं। अब तो खैर बहुत लोगों के पक्के मकान हैं, पर उस वक्त सिर्फ मिट्टी के ही घर हुआ करते थे। गांव में घर एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं। एक गांव से काफ़ी दूरी पर दूसरा गांव होता है। तो जब शाम होती है, अंधेरा होने के बाद दूर के गांव का अंदाज़ा ऐसे लगाया जाता है कि वहाँ छोटी छोटी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। तो जब अंधेरा हो जाता है तो दूर खेतों में से सियारों की भौंकने की आवाज़ भी सुनाई देती है। जैसे आप में से कईयों ने सुना होगा कि वो खेतों में रह के हुक्के हु की आवाज़ें निकालते हैं। जो कोई उड़ीसा के भाई बहन इस कहानी को सुन रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि वैसा माहौल कैसी फीलिंग देता है, थोड़ा सा स्केरी होता है। तो मेरे मामा टीनेजर थे उस समय पर। ट्यूशन पढ़ने वो पास के एक गांव में जाते थे। उस गांव तक खेतों के बीच से होकर एक पगडंडी जाती थी। वैसे उसे पगडंडी कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि वो पगडंडी खेतों से ऊंची उठी हुई होती है, जैसे एक ऊंचा कच्चा रास्ता, और उस रास्ते के दोनों तरफ नीचे खेत ही खेत। उस गांव तक आने जाने के लिए उसी पगडंडी का लोग इस्तेमाल करते थे। रात को वैसे भी खेतों में से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि सांप बिच्छू का डर भी तो होता है ना। मेरे मामा उस दिन भी पास के गांव में ट्यूशन पढ़ने गए थे। रोज़ तो वो अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव वापस आ जाया करते थे। फिर घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर खाना खाकर फिर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने बैठ जाते थे। पर उस दिन शाम को थोड़ी बारिश हो गई थी और उनका अपना गांव करीब 3 किलोमीटर दूर भी था। वैसे तो बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर आते आते पूरे भीग जाएंगे, इसलिए वो वहीं रुक गए और फिर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। और ऐसे में इंतज़ार करते करते अंधेरा भी हो गया। पर शुक्र है कि उस दिन मेरे मामा की चचेरी बहन यानी मेरी मौसी, जो मेरे मामा से करीब 5 साल बड़ी थी, हाथ में छाता और टॉर्च लेकर मेरे मामा को लेने उस दूसरे गांव में चली गई। और मेरे मामा उनके साथ फिर वापस आने लगे, मेरी मौसी के साथ वापस आने लगे। बारिश भी अब रुक चुकी थी। मेरे मामा ने मेरी मौसी से कहा कि अच्छा हुआ रानू दीदी तुम आ गई, वरना तो मैं यही सोच रहा था कि घर कैसे वापस जाऊंगा। तो मेरी मौसी ने कहा, मुझे पता था तेरे पास ना तो टॉर्च है ना छाता, और घर में सबने मुझसे बोला कि जाकर किम्मू को ले आ। मेरे मामा का नाम एक्चुअली में किम्मू है और ये उनका निकनेम है।
अब जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो वो उस गांव से अपने गांव इसी तरह बातें करते करते फिर वापस आने लगे। मेरे मामा और मौसी वैसे बहुत निडर हैं और आमतौर पर गांव में रहने वाले लोगों को निडर होना भी पड़ता है। उस पड़ोस के गांव और मेरे मामा के गांव के बीच के रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल बरगद का पेड़ है। उस पेड़ को दोस्तों मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। उस पेड़ के पास से दिन में भी अगर हम गुजरते हैं तो एक अजीब से डर का एहसास होता है। तो उस अंधेरी शाम को जब वो दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो सब कुछ सही था, बातें करते ही निकले। पर जैसे ही 10 कदम आगे बढ़े होंगे, उस पेड़ को क्रॉस करके निकले होंगे, दोनों ने बात करना अचानक बंद कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि दोनों ने ही किसी छोटे से बच्चे के साए को अपने साथ साथ नीचे खेत में चलते हुए देखा। वो ऊंची पगडंडी पर चल रहे थे जैसा मैंने बताया था, और नीचे नीचे साथ साथ उस बच्चे का साया उनके साथ साथ चल रहा था। मेरे मामा और मौसी दोनों को तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक एक 8-9 साल का बच्चा, वो भी अकेला, अंधेरे में बारिश की रात में अकेला खेत में क्यों चल रहा है। ये सेम सवाल दोनों के मन में चल रहा था, पर दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ पूछा नहीं। दोनों हैरानी से उस साए को देखते देखते बस चलते जा रहे थे। वो डर नहीं रहे थे पर हैरान ज़रूर थे। फिर कुछ 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो साया दिखना बंद हो गया। फिर दोनों, मेरे मामा और मेरी मौसी, ऐसे ही आगे चलने लगे। लेकिन फिर अचानक वो बच्चा फिर से दिखाई देने लगा और इस बार वो धीरे धीरे बच्चे से बड़ा होने लगा, जैसे एक साया बड़ा होता है उसी तरह से। और इस बार ये दोनों, मेरे मामा मौसी, थोड़ा थोड़ा डरना शुरू हो गए थे, पर अब भी एक दूसरे से उस साए के बारे में कोई बात नहीं कर पाए थे। फिर देखते देखते उस आदमी के साए की जगह एक सांड का साया दिखाई देने लगा। बस अब ये दोनों समझ चुके थे कि वो एक रूप बदलने वाले भूत को ही देख रहे हैं। बस वो दोनों अब तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगे। मेरी मौसी ये सोचकर चुप थी कि उसे लग रहा था कि अगर शायद वो उस रूप बदलने वाले भूत को देख रही है और अगर छोटे भाई यानी मेरे मामा को कुछ भी बोलेगी तो वो डर ना जाए, इसलिए वो बस चुपचाप मेरे मामा का हाथ पकड़कर तेज़ तेज़ आगे बढ़ रही थी। और मेरे मामा भी इसलिए चुपचाप चले जा रहे थे क्योंकि उनको भी लग रहा था कि कहीं मैं दीदी को कुछ बोलूँगा तो कहीं वो डर ना जाए। एक्चुअली दोनों एक दूसरे की फ़िक्र कर रहे थे कि दूसरा ना डर जाए। शायद इसलिए एक हिम्मत दोनों में ही बनी रही। उनका गांव बस कुछ ही दूरी पर था कि उस सांड के साये ने अचानक अपना रूप बदल लिया और इस बार वो एक जंगली सूअर जैसी आकृति में आ गया और तेज़ तेज़ ही उनके साथ साथ चलना शुरू हो गया। मेरी मौसी के मन में क्या आया कि उसने एकदम से टॉर्च की रोशनी उस सूअर जैसी चीज़ पर फेंकी और फिर दोनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई जानवर, ना साया, ना कुछ। पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी हटाई तो अब सब कुछ अलग सा हो गया था। अब ना कोई सांड का साया था, ना किसी सूअर का, पर अब एक बहुत ही छोटा, एक छोटे बौने आदमी का साया साफ साफ दिख रहा था। वो कुछ मोटा सा था, बौना सा था, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। पूरा साफ पता चल रहा था कि एक बौना आदमी जो है साथ साथ खेतों में चल रहा है। अब वो समझ गए थे कि माजरा क्या है और ये कौन है। अब दोनों एकदम तेज़ तेज़ दौड़ते हुए, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करो, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करो कहकर दौड़ते हुए आगे अपने गांव में आकर दाखिल हो गए। गांव के प्रांगण में गायें बंधी हुई होती हैं और जहाँ गायें रहती हैं वहाँ कोई भूत पिशाच दाखिल नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। गांव में दाखिल होने के बाद उन्होंने भागना बंद किया और फिर घर पहुँचे। घर पहुँचकर दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में बात की तो पता चला कि क्यों वो एक दूसरे से उस साई के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे, ताकि अगला बंदा डर ना जाए। दोनों ने ये बात सबको बताई तो मेरे नाना नानी, मेरे मामा मामी वगैरह ने बताया कि वो बौना भूत है जिसे वो बाबना भूत कहते थे। कुछ 50-1 साल पहले एक बौना आदमी अचानक खेतों में बिजली गिरने की वजह से मर गया था। एक्चुअली वो खेतों में काम कर रहा था और लगातार बिजली कड़क रही थी आसमान में और उस पर बिजली गिरी तो वो वहीं पर मर गया था। वो आज भी उस बरगद के पेड़ पर वास करता है और कभी कभी आने जाने वालों को दिखाई भी देता है। रूप बदल बदल कर सामने भी आकर कभी कभी खड़ा हो जाता है। तो मेरे मामा ने पूछा कि मैं तो रोज़ उस पेड़ के नीचे से होकर गुजरता हूँ तो मुझे क्यों नहीं दिखता वो। तो मेरे नाना ने बताया कि कुछ साल पहले ही वो सबको दिखना बंद हो गया था
क्योंकि एक तांत्रिक ने पूजा पाठ से उसे एक लकड़ी के बोतल में बंद करके नदी में फेंक दिया था। लगता है किसी ने उस लकड़ी के बोतल को तोड़ दिया है या उसका ढक्कन खोल दिया है, जिसकी वजह से वो आज़ाद होकर फिर से उस पेड़ में रहने आ गया है। और वैसे भी वो सिर्फ अंधेरी रात में सुनसान में ही निकलता है। आज बारिश हुई, सब जगह अंधेरा था, सन्नाटा था, इसलिए वो तुम्हें दिखा। मेरे नाना ने पूछा कि तुम दोनों डरे तो नहीं? तो दोनों ने बोल दिया कि वो डरे थे, पर जब डरे तब तक घाव ही आ गया था, क्योंकि शुरू में समझ ही नहीं आया कि उनकी आंखों के आगे आकर हो क्या रहा है, तो डरते कैसे। पर फिर भी मेरे नाना ने अपने दोस्त को उसी समय बुलाया और उन्होंने आकर एक बासी चावल में पानी डालकर कुछ टोटका करते हैं वो किया और दोनों को मंत्र पढ़कर एक ताबीज़ बांध दिया। फिर आगे आने वाले दिनों में उन्हें ना बुखार चढ़ा, ना कुछ बुरे सपने आए, जैसा कि आमतौर पर ऐसा होता है, पर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर ये घटना एकदम 100 आने सच है दोस्तों। अगर ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपको सुनते रहना है तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना फ्रेंड्स। रोमल शाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है बिल्कुल सच्ची घटना है, और आपके विचार या थॉट्स इस कहानी को लेकर क्या हैं ज़रूर बताना कमेंट्स में। क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके किसी जानने वाले के साथ, तो ज़रूर बताना। जल्दी अपलोड करने वाली हूँ एक एकदम सच्ची घटना जो मेरे खुद के ताऊ जी के साथ हुई थी गाँव में। वो कहानी आप सुनोगे तो कहोगे कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, पर सच में होने को ऐसी ऐसी चीज़ें गांव देहात में पहले हुई हैं और होती हैं कि शहर वाले यकीन नहीं कर पाते। खैर, अभी के लिए विदाई लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आती हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय माता दी।